हेलो स्टूडेंट्स, आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं सी प्रोग्रामिंग का। सी प्रोग्रामिंग के अंदर आप सब जानते हैं हमें सी लैंग्वेज की मदद से कुछ प्रोग्राम्स बनाने होते हैं जिनको कंप्यूटर एग्जीक्यूट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रोग्राम का मतलब क्या हुआ। देखिए, किसी भी प्रोग्राम का सीधा सीधा मतलब होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको हम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, प्रोग्राम का एक सिंपल वन लाइन डेफिनेशन क्या हुई, स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब हम जब कभी भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस प्रिपेयर करते हैं तो हमें उसका एक लॉजिकल प्लान अपने माइंड में बना के रखना पड़ता है, उसका एक लॉजिकल डिज़ाइन अपने माइंड में बना के रखना पड़ता है कि हमारा पहला इंस्ट्रक्शन क्या होगा, दूसरा इंस्ट्रक्शन क्या होगा, तीसरा इंस्ट्रक्शन क्या होगा, चौथा इंस्ट्रक्शन क्या होगा। तो ये जो डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन हम तैयार करते हैं, इस डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम नाम क्या देते हैं, इस डिज़ाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन को हम बोलते हैं एल्गोरिथम। तो मैं नटशेल में क्या बोल सकता हूँ कि मेरे को मेरा प्रोग्राम बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, प्रोग्राम के डिज़ाइन की, और प्रोग्राम के डिज़ाइन को हम नाम क्या देते हैं, एल्गोरिथम। अब देखिए, हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करते हैं या हम किसी को समझाने की कोशिश करते हैं, किसी को बताने की कोशिश करते हैं कि उसको चाय कैसे बनानी है, या हम कंप्यूटर को ये बताने की कोशिश करें कि उसको एक चाय कैसे तैयार करनी है। तो आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होगा? सबसे पहले आप उसमें एल्गो कैसे तैयार करोगे, उसके एल्गोरिथम कैसे तैयार करोगे। सबसे पहले आप बोलोगे टेक अ वेसल, आप एक चाय का पतीला लो, उसके अंदर आप पानी डालो। यदि 2 जनों के लिए चाय बना रहे हो तो उसके अंदर आप 2 कप पानी डालो। आपने पतीले के अंदर जो पानी डाला उसको गैस पे रख के बॉईल करो। गैस पर रख के बॉईल करने के बाद आप उसमें 2 चम्मच शक्कर डालो और 1 चम्मच पत्ती डालो। उसके बाद उसमें आधा कप दूध डालो। उसको अगेन 5 मिनट के लिए बॉईल करो और फिर उसको छान के चाय के कप में सर्व कर दो। तो बेसिकली यदि हम बात करें कि हमें चाय बनानी है, तो चाय बनाने को प्रिपेयर करने के लिए प्रोग्राम टू प्रिपेयर टी हमारा क्या रहेगा, टेक अ वेसल, add 2 cups of water for 2 person, boil it on gas, add 2 teaspoon of sugar and 1 teaspoon of tea. Next step, add half cup of milk, let it boil for 5 minutes. Final step, serve the tea in cups. तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने 6-7 स्टेप के अंदर एक चाय बनाने का स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस डिज़ाइन किया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथम। अब यदि इसी स्टेप्स को मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगा, प्रोग्राम। चलिए इसी तरह से हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करिए हमें किसी को बताना है कि 2 नंबर कैसे जोड़ते हैं, 2 नंबर जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है। तो हमारे स्टेप्स क्या होंगे, आप क्या करोगे, यदि आप कांस्टेंट्स को ऐड नहीं कर रहे, आप अलग अलग नंबर्स को बार बार चेंज करते हुए ऐड करना चाहते हो, आप वेरिएबल्स को ऐड करना चाहते हो। अब बात आती है वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखिए, नंबर आपके 2 तरह से आप काम में ले सकते हो। एक तो फिक्स डिजिट्स जिनको हम बोलते हैं कांस्टेंट, और एक वेरिएबल डिजिट जो कि समय के साथ चेंज होती है। फॉर एग्जांपल एज, मेरा एज का जो वेरिएबल है वो हर बार समय के साथ चेंज होगा। तो ऐसे चीज़ों को मैं क्या बोलता हूँ, वेरिएबल। अब मान लीजिए हम 2 नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको 3 वेरिएबल लेने पड़ेंगे, x, y और सम। क्यों, x और y का जो रिज़ल्ट है वो किसके अंदर स्टोर होना चाहिए, सम के अंदर स्टोर होना चाहिए। तो हमने क्या किया, 3 वेरिएबल्स ले लिए, x, y और सम। अब हम क्या करेंगे, यूज़र को बोलेंगे कि पहला नंबर एंटर करो, एंटर फर्स्ट नंबर, और उसको स्टोर करा देंगे वेरिएबल x में। इसी तरह हम यूज़र को बोलेंगे एंटर सेकंड नंबर, और उसको हम स्टोर करा देंगे वेरिएबल y में। अब फाइनली जब हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ गए x और y, तो हम उन दोनों को सम करेंगे और उनके रिज़ल्ट को किस में स्टोर करा देंगे, सम वेरिएबल में। देन हमारा काम क्या रह जाएगा, जो हमारा सम वेरिएबल है उसको हम डिस्प्ले करा दें। तो बेसिकली यदि मैं 2 नंबर को जोड़ना चाहता हूँ, तो 2 नंबर जोड़ने के लिए, 2 नंबर को ऐड करने के लिए मैं जब प्रोग्राम बनाऊँगा तो उसके पहले उसके कुछ स्टेप्स लिखूँगा, उसकी एल्गोरिथम लिखूँगा। तो वो किस तरह से होगी, सबसे पहला स्टेप, टेक 3 वेरिएबल्स x, y एंड सम। सेकेंड स्टेप, एंटर फर्स्ट नंबर एंड स्टोर इट इन वेरिएबल x। फिर एंटर सेकेंड नंबर एंड स्टोर इट इन वेरिएबल y। सम इज इक्वल टू x प्लस वाई, एंड फाइनल स्टेप हो जाएगा डिस्प्ले द सम। तो बेसिकली हमने 5 स्टेप में 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम तैयार कर लिया। अब देखिए, हम कोई भी प्रोग्राम बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होता है, कुछ फिक्स
प्रोसेस को, फिक्स पैटर्न को फॉलो करना होता है किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए। आप सब जानते होंगे, आपने एक बहुत कॉमन टर्म सुनी है आज आईटी इंडस्ट्री में या डे टू डे लाइफ में, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कुछ नहीं होता, एक से ज़्यादा प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है जो कि एक सिमिलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप इकट्ठे करते हो या ग्रुप करते हो। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सॉफ्टवेयर इज़ अ कलेक्शन ऑफ मोर देन वन प्रोग्राम विच आर ग्रुप टुगेदर फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। तो यदि मैं बोलूँ कि मैं एक प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ, यदि मैं बोलूँ कि मैं एक सॉफ्टवेयर बनाना चाहता हूँ, तो दोनों के लिए मेरा जो प्रोसीजर रहेगा वो प्रोसीजर करीबन सेम रहेगा। तो किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हम एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर को फॉलो करते हैं, स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करते हैं। वो प्रोसेस क्या है? सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट को एनालाइज़ करो। रिक्वायरमेंट को एनालाइज़ करने के बाद आप अपनी रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करो या प्रोग्राम को डिज़ाइन करो। एक बार आपका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो जाए तो आप उस डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट करो, उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप कोडिंग परफॉर्म करो। एक बार आपकी कोडिंग तैयार हो जाए तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, टेस्टिंग परफॉर्म करो। और एक बार जब आपकी टेस्टिंग पूरी हो जाए तो फाइनली आप अपने सॉफ्टवेयर में अपनी रिक्वायरमेंट चेंज के हिसाब से या टाइम चेंज के हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर को मेंटेन करो या अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करो। तो बेसिकली यदि मैं बहुत नटशेल में बोलूँ तो किसी भी सॉफ्टवेयर को या किसी भी प्रोग्राम को तैयार करने का एक यूनिफॉर्म यूनानिमस प्रोसीजर होता है। फर्स्ट स्टेप, एनालाइज द रिक्वायरमेंट। सेकंड स्टेप, डिज़ाइन द एल्गोरिथम फॉर द प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। थर्ड स्टेप होता है कोड द डिज़ाइन। फोर्थ स्टेप होता है टेस्ट द कोड और फिफ्थ स्टेप होता है अपडेट द कोड या मेंटेन द सॉफ्टवेयर। चलिए एक एक स्टेप को हम डिटेल में देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला हमारा स्टेप आता है एनालाइज द रिक्वायरमेंट। देखिए, बहुत जाहिर सी बात है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर बनाते हो, आप सॉफ्टवेयर अपने लिए कभी भी नहीं बनाते हो। आप जब भी सॉफ्टवेयर बनाओगे, सॉफ्टवेयर आप हमेशा कस्टमर के लिए बनाओगे। अब आप अपने आप को एक दुकानदार के तौर पे, बिजनेसमैन के तौर पे कस्टमर के साथ डील करने के बारे में सोचो। जब एक कस्टमर दुकान पे आता है तो वो कई बार बोलता है मुझे ये सामान दे दो, ये सामान दे दो, ये सामान दे दो, ये सामान दे दो। ठीक है, साहब दुकानदार उस सामान को तोलने लगता है, पैक करने लगता है। तब एकदम से कस्टमर को ध्यान आता है कि यार ये सामान तो रह गया, ये सामान मुझे वापस दे दो, या 2 किलो शक्कर दे दो, 5 किलो आटा दे दो, 3 किलो दाल दे दो। फिर बाद में कस्टमर को ध्यान आता है अगरबत्ती का पैकेट तो अभी रह ही गया, या नारियल लेना तो अभी रह ही गया, या फलानी चीज़ लेनी तो रहेगी। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जब एक कस्टमर बिजनेसमैन के पास आता है या एक कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट लेके आता है तो कई बार वो अपनी रिक्वायरमेंट में क्लियर नहीं होता कि उसको क्या चाहिए। कई बार वो अपनी रिक्वायरमेंट में क्लियर तो होता है कि उसको क्या चाहिए, मगर उसकी रिक्वायरमेंट फटाफट चेंज हो जाती है। तो ऐसे में आप समझ सकते हो कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर आपकी पहली रिक्वायरमेंट क्या होगी या आपकी पहली नेसेसिटी क्या होगी कि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को बहुत ढंग से एनालाइज करो। यकीन मानिए, यदि आपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को प्रॉपर्ली एनालाइज कर लिया तो आपका सॉफ्टवेयर सही बनेगा। और सबसे ज़्यादा मिस्टेक कस्टमर की रिक्वायरमेंट के एनालिसिस में होती है, या सबसे ज़्यादा मिस्टेक जिसकी वजह से आपका सॉफ्टवेयर बिगड़ता है या फेल होता है, वो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के कारण ही होता है। तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर या एज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर या एज अ प्रोग्राम डिज़ाइनर आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए आप कस्टमर के रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से समझ सको। और ये वाकई में सबसे मुश्किल काम होता है जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। एक दो छोटे छोटे प्रोग्राम बनाने में तो रिक्वायरमेंट आपको क्लियर हो जाएगी, मगर यदि आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है, बड़ा सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आपको बहुत ढंग से कस्टमर की रिक्वायरमेंट को एनालाइज करना पड़ेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर का सक्सेस या फेलियर किस पे डिपेंड करता है? रिक्वायरमेंट एनालिसिस पे। रिक्वायरमेंट एनालाइज करने के लिए आपको लॉजिकल, एनालिटिकल और थिंकिंग स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है। यह भी हमने देखा कि रिक्वायरमेंट को एक बार में प्रॉपर्ली एनालाइज करना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, और रिक्वायरमेंट को प्रॉपर एनालाइज करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है इन केस ऑफ लार्ज सॉफ्टवेयर। तो चलिए हम ये मान के चलते हैं कि एक बार आपने रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से एनालाइज कर लिया, आपने रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से समझ लिया, तो आपका नेक्स्ट काम क्या होगा?
आपका नेक्स्ट काम होगा सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना या प्रोग्राम को डिज़ाइन करना। देखिए एल्गोरिथम हम क्या कहते हैं, डिज़ाइन ऑफ अ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, प्रोग्राम के एल्गोरिथम या सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन को तैयार करना। इसके लिए हम क्या चीज़ काम में ले सकते हैं, इसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि हम फ्लो चार्ट्स को काम में ले सकते हैं, हम स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश को काम में ले सकते हैं, हम डेटा फ्लो डायग्राम को काम में ले सकते हैं, हम कॉन्टेक्स्ट फ्लो डायग्राम को काम में ले सकते हैं। इनके बारे में डिटेल में आप बाद में पढ़ोगे। सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसका स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश का ही लेता हूँ। अभी देखिए हमने थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम बनाया था जिसके अंदर हमने देखा था कि हमें 2 नंबर्स को ऐड करना है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमारा जो पूरा एल्गोरिथम था उसको इंग्लिश की फॉर्म में लिख लिया, उसको इंग्लिश स्टेटमेंट्स की फॉर्म में लिख लिया। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जब एल्गोरिथम बनाया टू ऐड 2 नंबर्स, हमने क्या लिखा, स्टेप 1 टेक 3 वेरिएबल्स x y and sum, सेकंड स्टेप एंटर फर्स्ट नंबर एंड स्टोर इट इन वेरिएबल x, थर्ड स्टेप एंटर सेकंड नंबर एंड स्टोर इट इन वेरिएबल y, फोर्थ स्टेप सम इज इक्वल टू x प्लस y एंड फिफ्थ स्टेप डिस्प्ले द सम। तो मैंने क्या किया, मैंने 5 इंग्लिश के स्टेटमेंट्स को काम में लेके स्टेप बाय स्टेप अपने सॉफ्टवेयर की डिज़ाइन को कि मुझे क्या करना है उसको पेपर पे नोट डाउन कर लिया। इस चीज़ को हम कहते हैं स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा कि सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या प्रोग्राम बनाते टाइम स्टूडेंट के माइंड में अधिकतर ये मिसकंसेप्शन रहता है कि प्रोग्रामिंग का मतलब या सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब होता है कोडिंग। इस मिसकंसेप्शन को अपने माइंड से निकाल दीजिए। एक सॉफ्टवेयर बनाने का मतलब या एक सॉफ्टवेयर तैयार करने का मतलब रिक्वायरमेंट एनालिसिस, उसकी डिज़ाइन, उसकी कोडिंग, उसकी टेस्टिंग, उसकी मेंटेनेंस, आपको सारे स्टेप्स को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और यकीन मानिए यदि आपने कस्टमर के रिक्वायरमेंट को प्रॉपर्ली एनालाइज कर लिया और उसकी रिक्वायरमेंट को आपने प्रॉपर्ली डिज़ाइन कर लिया तो आपको अपने सॉफ्टवेयर को आगे पूरा करने में कोई परेशानी नहीं आती और 90% चांसेस हो जाते हैं कि आपका सॉफ्टवेयर एरर फ्री होगा। या हम ये कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज़ यदि आपने करेक्टली कर लिया, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फेज़ आपने करेक्टली कर लिया तो आपके 90% एरर सॉफ्टवेयर से यहीं पे रिमूव हो जाते हैं। चलिए, तो इन 2 फेजेस के बाद हम आके देखते हैं थर्ड स्टेप हमारा होता है कि हमने जो डिज़ाइन तैयार की है उसके बेस पे हमें सॉफ्टवेयर को कोड करना है या प्रोग्राम को कोड करना है। उसके लिए आप कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काम में ले सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग ऑन योर कंफर्टेबिलिटी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी आजकल जो कॉमन चल रही हैं C++, जावा, विजुअल बेसिक, पाइथन। देखिए हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ उसका एक सिंटेक्स जुड़ा होता है। डिज़ाइन ऑफ अ सॉफ्टवेयर वो सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के लिए कॉमन होती है। आप एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बस आपको ध्यान क्या रखना होता है इम्प्लीमेंट करते टाइम कि आप उस लैंग्वेज के प्रॉपर सिंटेक्स को काम में लो। जब भी हम सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉपर सिंटेक्स की बात करते हैं, कोडिंग की बात करते हैं, तो उस समय हमें ये ध्यान रखना होता है कि कोडिंग हम सिर्फ अपने लिए ही नहीं कर रहे हैं। कोडिंग हमारी इस तरह से होनी चाहिए कि दूसरे को भी वो कोडिंग समझ में आ जाए। तो यानी कि हमें कोडिंग को क्या करना चाहिए, कोडिंग को प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए, कोडिंग को स्टेप बाय स्टेप वे में ऑर्गेनाइज़ करना चाहिए। साथ के साथ हम क्या करना चाह रहे हैं उसके बारे में कुछ छोटे छोटे कमेंट्स हमें अपने कोड में लिखते रहने चाहिए ताकि सामने वाला समझ सके कि हम जो कोड बना रहे हैं वो कोड एक्चुअली कर क्या रहा है, किस चीज़ की रिक्वायरमेंट की होती है। देखिए कई बार आप अपने लिए एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और विद टाइम आप भूल जाते हैं, या जब काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर एक साथ बनाते हैं तो आप ये भूल जाते हैं कि आपने किस सॉफ्टवेयर के किस कोड को किस पर्पज़ के लिए लिखा था। तो यदि आपका सॉफ्टवेयर वेल कमेंटेड होगा तो आप 5-6 महीने बाद जब अपने सॉफ्टवेयर को दोबारा देखेंगे तो आपको उस कोड को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ के साथ यदि कोई और सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी आपके प्रोग्राम को, आपके कोड को समझना चाहे तो उसको भी उस कोड को समझने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो बेसिकली हम कमेंटिंग या प्रॉपर इंडेंटिंग या प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन क्यों करते हैं कोड का, ताकि हमें या किसी दूसरे को हमारा कोड समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है टेस्ट द कोड। एक बार जब हमने अपने सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन कर लिया, हमारे सॉफ्टवेयर को हमने कोड कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट करके देख लिया, तो हमारा नेक्स्ट काम क्या रहेगा, हमारे कोड को टेस्ट करना कि हमारा जो एक्चुअल रिज़ल्ट आ रहा है वो हमारे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट के हिसाब से सही आ रहा है या नहीं आ रहा, यानी कि
क्या आपका एक्चुअल रिज़ल्ट आपके थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, या आपका जो सॉफ्टवेयर है आपकी कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए, कोड हमारा या तो इम्प्लीमेंट होता है या इम्प्लीमेंट नहीं होता है। कोड हमारा इम्प्लीमेंट होता है तब भी हमें अपने सॉफ्टवेयर को एक बार पूरा टेस्ट करना पड़ता है, और यदि हमारा कोड इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा, उसमें कुछ एरर्स आ रहे हैं, तब तो हम अपने सॉफ्टवेयर को या हमारे प्रोग्राम को कंटिन्यूसली टेस्ट करते चलते हैं। तो जब हम अपने सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या रहती है। सबसे पहला स्टेप, चेक द रिक्वायरमेंट। आप ये चेक करोगे कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या थी, कि आपकी रिक्वायरमेंट जो आपने एनालाइज़ की है वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैच हुई है या नहीं हुई है। फिर आप करोगे चेक द डिज़ाइन। आप ये चेक करोगे कि आपने जो डिज़ाइन तैयार किया है क्या वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रॉपर है या नहीं है। थर्ड स्टेप आप चेक करते हो कि आपका कोड आपकी डिज़ाइन के हिसाब से प्रॉपरली बना है या नहीं है, या आपने कोडिंग आपकी डिज़ाइन के हिसाब से करी है या नहीं करी है। तो उसमें आपको ये चेक करना पड़ता है कि क्या आपका जो कोड का रिज़ल्ट आ रहा है वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपने एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट था, या आपका जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट था या थ्योरेटिकल रिज़ल्ट था उसके अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपने साहब इम्प्लीमेंट भी कर लिया, आपने सॉफ्टवेयर को टेस्ट भी कर लिया, उसके बाद भी एक इम्पॉर्टेंट फेज़ रह जाता है। वो फेज़ कहलाता है मेंटेनेंस फेज़। देखिए, स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया है कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट कभी भी फिक्स नहीं होती है, कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट को कभी भी चेंज कर सकता है। तो जनरली हम जब भी सॉफ्टवेयर बनाते हैं हम कुछ चीज़ों का ध्यान में रखते हुए बनाते हैं कि इन फ्यूचर कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट को क्या क्या चेंजेस कर सकता है, या हमसे अपने सॉफ्टवेयर में क्या क्या चेंज करने के लिए बोल सकता है। तो एज अ स्मार्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ स्मार्ट प्रोग्राम डेवलपर, आप यदि उन चेंजेस को पहले से ही इनकॉर्पोरेट करके रखो, या उन चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक स्कोप छोड़ के रखो, तो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है। तो चलिए, सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के भी अपने 3 फेज़ होते हैं। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का पहला फेज़ होता है अडेप्टेशन का। देखिए, अडेप्टेशन का मतलब क्या हुआ कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, मैंने उसको अपने लैपटॉप पे अपनी साइट पे तो तैयार कर लिया, मगर क्या वो ज़रूरी है कि मेरा जो सॉफ्टवेयर मैंने अपनी साइट पे अपने लैपटॉप पे तैयार किया वो कस्टमर के प्रेमाइसेस पे भी या कस्टमर के लैपटॉप पे भी उसी वे में एग्जीक्यूट होगा। तो आपके कोड की पहली काबिलियत ये होनी चाहिए कि वो डेवलपर की साइट के साथ साथ कस्टमर की साइट पे भी बहुत इजीली एग्जीक्यूटेबल होना चाहिए, बहुत इजीली उसकी रिक्वायरमेंट को मैच करता हुआ होना चाहिए। सपोज़ करिए मैंने सी लैंग्वेज में कोई सॉफ्टवेयर बनाया, अब मैंने तो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 लिया, मगर मेरे कस्टमर के पास ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ XP या विंडोज़ 7 है। तो क्या मेरा बनाया हुआ प्रोग्राम, मेरा बनाया हुआ सॉफ्टवेयर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। तो आपका कोड इस तरह का होना चाहिए जो कि कस्टमर के प्रेमाइसेस या कस्टमर की रिक्वायरमेंट या कस्टमर के लैपटॉप पे एग्जीक्यूट कर पा रहा हो। तो जब भी हम ये कहते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम हमने तैयार किया है, जो सॉफ्टवेयर तैयार किया है, वो हमारी डिवाइस के साथ साथ कस्टमर की डिवाइसेस, कस्टमर के एनवायरनमेंट को इजीली अडेप्ट कर पाए, तो वो चीज़ हमारे लिए कहलाती है अडेप्टेशन। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के एनवायरनमेंट के साथ साथ आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपके कस्टमर के एनवायरनमेंट को भी बहुत इजीली अडेप्ट कर पाए, बहुत इजीली कस्टमर के एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट कर पाए। इस चीज़ को हम बोलते हैं अडेप्टेशन। सेकेंड इसमें स्टेप आता है फिक्सेशन। देखिए, कई बार क्या होता है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर को बना लिया, इम्प्लीमेंट कर लिया, टेस्ट कर लिया, उसको कस्टमर की साइट पे इंस्टॉल कर दिया, बट कस्टमर की साइट पे भी छोटे छोटे एरर्स आने चालू हो जाते हैं। तो आपको एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर क्या करना पड़ेगा, कस्टमर की साइट पे जो भी एरर्स आ रहे हैं उन एरर्स को आपको रेक्टिफाई भी करना पड़ेगा। तो ये चीज़ कहलाती है फिक्सेशन ऑफ द एरर्स। ये सेकेंड स्टेप होता है किसी भी मेंटेनेंस फेज़ का। देन मेंटेनेंस फेज़ के अंदर थर्ड थिंग आती है इन्हांसमेंट। देखिए, आज कस्टमर ने आपको कोई रिक्वायरमेंट दी, हो सकता है 3 महीने 4 महीने बाद उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए। तो उस केस में आपका जो सॉफ्टवेयर है वो उसकी नई रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपग्रेडेबल होना चाहिए, अपडेटेबल होना चाहिए। ये नहीं हो कि आप के कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए और आपको आपका सॉफ्टवेयर पूरा स्क्रैच से तैयार करना पड़े।
तो जब भी हम हमारे सॉफ्टवेयर को इस तरह से बनाते हैं कि वो कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपडेट हो सके, और ज़रूरत पड़ने पर हम अपने प्रोग्रामिंग के थ्रू या कोडिंग के थ्रू कस्टमर की अपडेटेड रिक्वायरमेंट के थ्रू अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट कर देते हैं, तो उस चीज़ को हम कहते हैं इन्हेंसमेंट। इन्हेंसमेंट का सीधे सीधे मतलब क्या हुआ कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जब भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट चेंज हो, आपका सॉफ्टवेयर उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को अपडेट कर सके, या आप अपने सॉफ्टवेयर को कस्टमर के नई रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपडेट कर सकें। तो इन्हेंसमेंट फेज़ क्या हो गया? अब द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूज़र चेंजेस, अपडेट द सॉफ्टवेयर एज पर न्यू रिक्वायरमेंट। तो स्टूडेंट्स, आप ये मान के चलिए कि आप एक छोटा सा प्रोग्राम बना रहे हो या आप एक बड़े से बड़ा सॉफ्टवेयर बना रहे हो, आप यदि इन 5 स्टेप्स को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट कर सकते हो तो आपका सॉफ्टवेयर तैयार करने में आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम या किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक बार हम ब्रीफ कर लेते हैं हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के 5 बेसिक स्टेप्स: रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस। इन 5 स्टेप्स को आप ध्यान में रखते हुए यदि कोई सॉफ्टवेयर तैयार करते हैं तो आपको सॉफ्टवेयर बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ये 5 स्टेप्स, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, कोडिंग, टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस, प्रिंसिपल होते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। ये 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। तो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।